हेलो एवरीवन, आई एम जीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ जीवन। पिछले वीडियो में हमने रेलवे ग्रुप डी में जो भी सवाल पूछे गए थे वो क्वेश्चन हमने कलेक्ट करके लाए थे और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की थी और उसके जो भी और भी फैक्ट्स थे उसमें उसको हमने समझने का प्रयास किया था। आज भी हम उसी वीडियो को उसी आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लाए हुए हैं और आज भी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ही कलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए जो भी क्वेश्चन हैं और उसके क्या क्या फैक्ट्स और हैं इसके अंदर छिपे हुए वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। पहले क्वेश्चन इस तरह से सिर्फ पूछ दिए जाते थे कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होते थे, तो आपका आंसर आता था परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। लेकिन अब पूछते हैं कि क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। जब दोनों की संख्या समान होगी तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, ये उदासीन हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण हैं। किसी भी पदार्थ के स्थायी मतलब कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवश्य ही होंगे, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, समझे ना। और पदार्थ के जो अस्थायी कण होते हैं वो कौन कौन से हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसॉन, ये सब क्या है, पदार्थ के अस्थायी कण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में किसकी संख्या समान होनी चाहिए। तो किसकी संख्या समान होनी चाहिए, तो परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इसमें बात इस तरह से है, कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब समझ रहे हैं ना आप, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है ना कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होना चाहिए, दोनों तरफ परमाणु की संख्याएं समान होनी चाहिए। इसमें और भी बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो जो है ना परमाणु नष्ट होता है और ना ही नए परमाणु बनते हैं और ना ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व के परमाणु बनता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में उनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की मात्रा समान होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये समान नहीं होंगे तब तक जो है ना ये समीकरण रासायनिक समीकरण को सही रूप से व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, इसको संतुलित रासायनिक समीकरण तभी इसको कह सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए क्या होना चाहिए, परमाणु जो है ना संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। कहता है कि तत्वों और यौगिक के अणु को रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तत्वों और यौगिक के अणु को रासायनिक सूत्र द्वारा, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि तत्व और तत्व, या सिर्फ तत्व पूछ सकते हैं या यौगिक पूछ सकते हैं या दोनों पूछ सकते हैं। कह सकते हैं आपको तत्व और यौगिक के अणु को किससे दर्शाया जा सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप इसको इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लिया जाए जैसे कि हम एक मीथेन का ऑप्शन लेते हैं, जैसे मीथेन का होता है CH4, ठीक है। मीथेन होता है CH4। तो इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि मीथेन के जो है ना, मीथेन का जो प्रत्येक अणु, मीथेन का जो प्रत्येक अणु है वो कार्बन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के चार परमाणु से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। क्योंकि जो है कार्बन सिर्फ C एक ही है और H क्या है, 4 है, ठीक है। तो मीथेन जो है ना
कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसके अणु को कैसे हम दर्शा पाए, तो ये रासायनिक सूत्र द्वारा हम दर्शा पाए कि ये जो है ना, इसके अणुओं को, इसमें कितने अणु हैं, तो ये रासायनिक सूत्र से हमारा स्पष्ट हो पाया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को देखते हैं। कहता कि किसी पदार्थ का अनुभार उसकी वाष्प सांद्रता के दोगुने के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये कि किसी भी अणु को जो है ना, किसी भी पदार्थ के अनुभार को अगर यदि मापना है तो उसके लिए हमको क्या ज्ञात करना होगा, वाष्प की सांद्रता कहें या वाष्प घनत्व कहें, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि किसी पदार्थ का अनुभार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा वाष्प सांद्रता से या तो वाष्प घनत्व के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का अनुभार जो है ना, वाष्प सांद्रता का दोगुना करने पर, या तो उस बात को कहें कि वाष्प घनत्व का दोगुना करने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कहता है कि परमाणु गोलिया होता है, परमाणु गोलिया होता है। आप इस तरह से देखेंगे परमाणु का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये गोलिया होता है। इसको किसने कहा था, इसको रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु गोलिया होते हैं, क्योंकि परमाणु हम कभी इस तरह से बनाए हैं, परमाणु को आप कभी इस तरह से बनाते हुए देखें, चकोर या फिर किसी और आकृति के जैसा। परमाणु हमेशा गोलिया होता है। तो इस बात को किसने कहा था, तो रदरफोर्ड ने कहा था। आपसे पूछेंगे कि परमाणु गोलिया होता है, यह किसने कहा था, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड ने कहा था। अगला है, इलेक्ट्रॉन कुछ चुनी हुई कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ चुनी हुई कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं। इस बात को किसने बताया था, तो इस बात को बताया था बोर ने बताया था। जो बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, कुछ चुनी हुई कक्षा में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, ठीक है। एक निश्चित है कक्षा है जो कि उसमें आप परिभ्रमण करता है इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने जो परमाणु का जो सिद्धांत दिया था ना, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में परमाणु के चारों ओर घूमते हैं या फिर किसी यत्र तत्र इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। तो इस बात को क्लियर किसने किया था, तो बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक चुनी हुई कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, निश्चित कक्षा है जिसमें वो परिभ्रमण करते रहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, आप समझते हैं इस बात को। मान लिया जाए कि हम मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप, तो प्रथम कक्षा जो K होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगी। उसके बाद द्वितीय कक्षा K के बाद L कक्षा होती है, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो कक्षा L के बाद M आएगी उस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 2 होगा, ठीक है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो सबसे किनारे में ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसकी जो ऊर्जा होगी, बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन है इससे क्या होगी, इसकी ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। चलिए अगले बात को समझते हैं। कहता है कि जिस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसके रासायनिक में भी जो है ना भिन्नता होती है, ठीक है। मतलब ये कि जिस तरह से इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आया 2, तो किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी 5, तो उसमें जो रासायनिक गुण जो होंगे उसमें क्या होगा, उसमें भिन्नता पाई जाएगी इसमें, ठीक है।
इसके रासायनिक गुण में क्या होगी, भिन्नता पाई जाएगी, जिसका कि ये भिन्न होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन भिन्न होने के बाद क्या होगा, रासायनिक गुण भी इसका भिन्न हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिख नहीं रहा था, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व का जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रतीक उसके परमाणु में विद्यमान संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब ये कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय, जिस भी प्रकार का होगा, वो किस पर निर्भर करती है, तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। समझ गए ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, और अभी तक अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलती रहे। और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ताकि जो दोस्त क्लास नहीं ले पा रहे हैं वो घर बैठे हमारी वीडियो को देख करके अपनी तैयारी पूरी कर पाएँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।